हेडलेस कॉमर्स अब डिजाइन पैटर्न से ज्यादा सर्वाइवल स्ट्रेटेजी जैसा दिखने लगा है। ब्राउज़र अब केंद्र बिंदु नहीं रहा। वर्कबेंच इंटरफेस के पीछे एपीआईज, एजेंट्स, टूल्स और सिस्टम्स में जा रहा है जो बिना किसी स्क्रीन को छुए काम कर सकते हैं। साथ ही रोबोटिक स्किल ट्रांसफर की ओर बढ़ रहा है। एआई शॉपिंग ट्रैफिक असली पैसे बन रहा है और ये प्लेटफॉर्म जो इस भविष्य को बना रहे हैं, वे चुपचाप तय कर रहे हैं कि किसको एक्सेस मिलेगा, क्या ऑटोमेट होगा और इंसानी लेयर कहाँ अभी भी मायने रखती है। मैं नौबा हूँ मैं एलॉय हूँ और यह है ओपनक्लो डेली, जहां हम हेडलाइंस के पीछे के सिस्टम को मैप करते हैं। आज हम 6 कहानियों को देख रहे हैं जो एक ही बदलाव की ओर इशारा करती हैं। सॉफ्टवेयर, कॉमर्स, मीडिया और मशीनें, सब कुछ एजेंटिक वर्कफ्लो के इर्द-गिर्द दोबारा बनाया जा रहा है, पारंपरिक इंटरफेस की जगह। और यही वजह है कि ये कहानियां एक साथ हैं। ओपनक्लॉ अपने रनटाइम को मजबूत डिफ़ॉल्ट्स और बेहतर स्पीच के इर्द-गिर्द टाइट कर रहा है। एंथ्रोपिक एक नए साइबर गार्डरेल्स वाला ज्यादा काबल मॉडल शिप कर रहा है। सेल्सफोर्स स्पष्ट रूप से एजेंट्स के लिए एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर दोबारा बना रहा है, ब्राउज़र्स की जगह। रोब्लॉक्स क्रिएशन को प्लानिंग लूप में बदल रहा है। फिजिकल इंटेलिजेंस कहता है कि रोबोट पहले के अनुभव को रीमिक्स करना शुरू कर रहे हैं। और एडोबी का रिटेल डेटा कहता है कि एआई ट्रैफिक आखिरकार एक गंभीर कॉमर्स चैनल की तरह व्यवहार करना शुरू कर रहा है। कहानी एक है ओपनक्लॉ V2026.4.15 और यह इसलिए मायने रखता है क्योंकि यह वही रिलीज है जो टॉय एजेंट शेल को ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट से अलग करता है, जिस पर आप रोजाना भरोसा कर सकते हैं। हेडलाइन फीचर्स को सारांशित करना आसान है। बंडल्ड एंथ्रोपिक डिफॉल्ट्स, अलियासिस और क्लॉद CLI डिफॉल्ट्स अब क्लॉद ओपस 4.7 की ओर पॉइंट करते हैं। बंडल्ड गूगल प्लगइन अब जेमिनी टेक्स्ट टू स्पीच सपोर्ट करता है और कंट्रोल UI अब मॉडल ऑथेंटिकेशन, हेल्थ और रेट लिमिट प्रेशर को ज्यादा स्पष्ट रूप से दिखाता है। कागज पर यह सामान्य रिलीज नोट बंडल्स बर्दाश्त लग सकता है। नया डिफ़ॉल्ट मॉडल, नया स्पीच ऑप्शन, बेहतर स्टेटस विजिबिलिटी। लेकिन अगर आप इन सिस्टम्स को हर रोज चलाते हैं तो आप जानते हैं कि ये कॉस्मेटिक डिटेल्स नहीं हैं। डिफ़ॉल्ट्स तय करते हैं कि यूजर्स वास्तव में क्या क्वालिटी लेवल अनुभव करते हैं। स्पीच सपोर्ट तय करता है कि प्लेटफॉर्म टेक्स्ट से आगे पब्लिकेबल ऑडियो वर्कफ्लो में जा सकता है या नहीं। और ऑथ प्लस रेट लिमिट विजिबिलिटी तय करती है कि ऑपरेटर्स क्रेडेंशियल, क्वोटा प्रॉब्लम और मॉडल फेलियर में फर्क बता सकते हैं या नहीं। बिल्कुल। कई प्लेटफॉर्म अभी भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे मॉडल सिलेक्शन मुख्य रूप से यूजर प्रेफरेंस की बात है, जैसे थीम कलर चुनना। व्यवहार में डिफ़ॉल्ट पथ ही प्रोडक्ट है। ज्यादातर लोग लगातार प्रोवाइडर राउटिंग और अलियास मैप्स को माइक्रो मैनेज नहीं करते। तो जब ओपनक्लॉ अपना बंडल्ड एंथ्रोपिक पाथ क्लॉद ओपस 4.7 पर ले जाता है, तो वह मेन्यू अपडेट से ज्यादा कुछ कर रहा है। वह कह रहा है कि प्लेटफॉर्म को नए जनरल अवेलेबिलिटी फ्रंटियर टायर को तेजी से ट्रैक करना चाहिए, महीनों बाद नहीं, जब सबने पहले ही वर्कअराउंड बना लिए हों। जेमिनी टेक्स्ट टू स्पीच एडिशन उसी वजह से मायने रखता है। स्पीच साइड फीचर जब तक आप इससे रियल पाइपलाइन बनाने की कोशिश नहीं करते, फिर आपको पता चलता है कि वॉइस सिलेक्शन, आउटपुट फॉर्मेटिंग, टेलीफोनी कंपैटिबिलिटी और प्रोवाइडर रजिस्ट्रेशन सब कुछ मायने रखता है। रिलीज नोट्स वैव रिप्लाई आउटपुट और PCM टेलीफोनी आउटपुट की बात करते हैं, जो बताता है कि टीम सिर्फ कंज्यूमर प्लेबैक के बारे में नहीं सोच रही, बल्कि ज्यादा गंभीर इंटीग्रेशन पाथ्स के बारे में जहां ऑडियो को सिस्टम्स के बीच साफ साफ ट्रांसफर करना होता है। और फिर है कंट्रोल UI इम्प्रूवमेंट।
जो शायद पूरे का सबसे ऑपरेटर फ्रेंडली पार्ट है। OAuth टोकन हेल्थ और रेट लिमिट प्रेशर को सतह पर लाना आपको यह तेजी से बताता है कि फेलियर मॉडल से आ रहा है, क्रेडेंशियल से या प्रोवाइडर कंस्ट्रेंट्स से। जो कोई मल्टी प्रोवाइडर सिस्टम्स को डीबग करने में समय बिताया है, वह जानता है कि इसकी कितनी वैल्यू है। बहुत सारे एजेंट प्लेटफॉर्म अभी भी हर फेलियर मोड को एक ही अस्पष्ट भावना में समेट देते हैं, कुछ गड़बड़ हो गई। एक बार एजेंट्स रियल काम संभालने लगे तो यह काफी नहीं है। गहरी कहानी हालांकि हार्डनिंग वर्क में है। यह रिलीज ट्रस्टेड लोकल मीडिया पास थ्रू बाउंड्रीज को टाइट करती है ताकि क्लाइंट डिफाइंड टूल्स बिल्ट-इन्स का कद न उठा सकें। यह रिप्ले रिकवरी में सुधार करती है। यह वेब चैट और मैट्रिक्स एजेस को हार्डन करती है। यह कमजोर लोकल मॉडल्स के लिए प्रॉम्प्ट बजट ट्रिम करती है। और यह ट्रांसक्रिप्ट्स, टूल लूप्स, प्लगइन्स और स्पीच में लॉन्ग टेल रनटाइम इश्यूज को फिक्स करती है। यह एक मैच्योर होते रनटाइम की बनावट है। ज्यादा कैपेबिलिटी, हाँ, लेकिन साथ ही साथ संकरी ट्रस्ट बाउंड्रीज और कम अस्पष्ट एजेस। ट्रस्ट बाउंड्री पॉइंट यहाँ जरूरी है। जितना शक्तिशाली एजेंट रनटाइम बनता है, अस्पष्ट बाउंड्रीज उतनी ही खतरनाक होती जाती हैं। अगर टूल्स बिल्ट-इन्स का कद उठा सकते हैं, अगर मीडिया पाथ्स को सावधानी से हैंडल नहीं किया जाता, अगर रिप्ले और रिकवरी भंगुर है, तो प्लेटफॉर्म तब तक काबल लगता है जब तक वह एक ऐसे तरीके से फेल नहीं होता जिसे समझना मुश्किल है। मैच्योर सिस्टम वह अनसर्टेनिटी सक्रिय करते हैं। वे सरफेस एरिया को कम करते हैं जहां सरप्राइजिंग चीजें हो सकती हैं। और यही वजह है कि यह रिलीज लीड करने योग्य है। ओपन सिर्फ बेहतर डिफॉल्ट मॉडल और नया स्पीच प्लम्बिंग नहीं जोड़ रहा। यह हमें बता रहा है कि अब गंभीर एजेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा दिखता है। फ्रंटियर अब सिर्फ यह नहीं रहा कि किसके पास सबसे इंप्रेसिव मॉडल है। यह है कि वह कैपेबिलिटी को ऑपरेशनल टूलिंग, ऑब्जर्वेबिलिटी और ट्रस्ट कंट्रोल्स में कैसे रैप करता है, जो सिस्टम को पब्लिक, कोलैबोरेटिव और प्रोडक्शन कॉन्टेक्स्ट में उपयोग करने योग्य बनाते हैं। यहाँ एक मेटा पॉइंट भी है। बहुत सारे AI प्रोडक्ट्स अभी भी मैजिक के इर्द-गिर्द मार्केट देमसेल्व्स करते हैं। मॉडल से पूछो, जवाब पाओ, डेमो देखो। लेकिन वह सॉफ्टवेयर जो लोग असल में इस्तेमाल करते रहते हैं, वह सॉफ्टवेयर है जो प्रेशर में खुद को समझाता है। यह फेल क्यों हुआ? कौन सा क्रेडेंशियल टूटा? क्या रिप्ले रिकवर हुआ? क्या टूल बाउंड्री बनी रही? क्या मैं इससे पब्लिश कर सकता हूँ? वे सवाल तय करते हैं कि प्रोडक्ट इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा या सिर्फ एक क्लेवर इंटरफेस। तो कहानी एक सिर्फ यह नहीं है कि ओपनक्लॉ ने वर्जन नंबर अपडेट किया। यह है कि एजेंट रनटाइम एक ऐसे फेज में प्रवेश कर रहे हैं जहां डिफॉल्ट्स, स्पीच, ट्रस्ट बाउंड्रीज और ऑपरेटर फीडबैक लूप्स असली प्रोडक्ट बन रहे हैं। इंटेलिजेंस लेयर अभी भी मायने रखती है, लेकिन बढ़ते हुए जो यूजर्स खरीदते हैं वह इंटेलिजेंस के चारों ओर का रैपर है। और यह कहानी 2 को परफेक्टली सेट अप करता है, क्योंकि एंथ्रोपिक अब वह मॉडल शिप कर रहा है जिसे ओपनक्लॉ ने अपने डिफॉल्ट स्टैक में केंद्रीय बनाया है। कहानी 2 है क्लॉड ओपस 4.7 जनरल अवेलेबिलिटी में जा रहा है। एंथ्रोपिक कहता है कि यह मॉडल ओपस 4.6 की तुलना में एडवांस्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, लॉन्गर्निंग टास्क कंसिस्टेंसी, इंस्ट्रक्शन फॉलोइंग और हायर रेजोल्यूशन विजन में सुधार करता है। वह कॉम्बिनेशन मायने रखता है क्योंकि यह बताता है कि कंपनी कहां मानती है कि अब ट्रस्ट कैसे जीता जाता है, सिर्फ रॉ इंटेलिजेंस में नहीं बल्कि कठिन रियल वर्क पर निरंतर परफॉर्मेंस में। वाक्यांश, लॉन्गर्निंग टास्क कंसिस्टेंसी वहां बहुत काम कर रहा है। डेवलपर्स ने मुश्किल से सीखा है कि एक मॉडल शॉर्ट डेमो में चमकदार हो सकता है और फिर भी असली प्रोजेक्ट में निराश कर सकता है।
अगर यह कंस्ट्रेंट्स भूल जाता है, टास्क से भटक जाता है, जो उसने किया उसका ओवरस्टेट करता है, या मल्टी स्टेप असाइनमेंट का शेप खो देता है, तो इंटेलिजेंस अनरिलायबल लगती है। तो जब एंथ्रोपिक जोर देता है कि ओपस 4.7 ज्यादा सावधानी से प्लान करता है, इंस्ट्रक्शंस को ज्यादा टाइटली फॉलो करता है और रिपोर्ट करने से पहले खुद को चेक करता है, तो वह सीधे एप्लाइड एआई में सबसे बड़े पेन पॉइंट्स में से एक को निशाना बना रहा है। और यह कोडिंग की कहानी कोडिंग से आगे मायने रखती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फ्रंटियर मॉडल्स के लिए प्रूफिंग ग्राउंड बन गई है, क्योंकि यह बहुत सारी जरूरतों को एक डोमेन में समेकित करती है। आपको रीजनिंग, मेमोरी, टूल यूज, कंसिस्टेंसी, एरर चेकिंग और आंशिक विफलता से रिकवर करने की क्षमता चाहिए। अगर कोई मॉडल उस वातावरण में बेहतर हो जाता है, तो यह अक्सर उसी संरचना वाले काम की पूरी एक क्लास में बेहतर हो जाता है। एंथ्रोपिक यह भी कह रहा है कि ओपस 4.7 में विजन बहुत बेहतर हुआ है, जिसमें हाई रेजोल्यूशन इमेज समझने की सपोर्ट और इंटरफेस, स्लाइड्स और डॉक्यूमेंट्स से जुड़े प्रोफेशनल टास्क्स पर मजबूत परफॉर्मेंस शामिल है। यह स्ट्रेटेजिकली महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारा एंटरप्राइज और ऑपरेशनल काम विजुअल आर्टिफैक्ट्स के अंदर रहता है, जो बिल्कुल भी ग्लैमर्स नहीं है। डैशबोर्ड के स्क्रीनशॉट, प्रोडक्ट मॉकअप्स, डेंस स्लाइड्स, अजीब फॉर्मेटेड पीडीएफ्स, डॉक्यूमेंट्स के स्कैन। जितना मॉडल इन मटेरियल्स में बेहतर होता है, उतना यह रियल वर्कफ्लो में स्वाभाविक रूप से फिट बैठता है। दूसरे शब्दों में, यह सिर्फ एक कोडिंग लॉन्च नहीं है, यह एक मल्टी मॉडल वर्क लॉन्च है। मॉडल को इस तरह फ्रेम किया जा रहा है कि यह कहीं भी ज्यादा उपयोगी है, जहां आर्टिफैक्ट को पॉलिश्ड दिखना चाहिए, सिर्फ तकनीकी रूप से सही होना काफी नहीं है। यह सपोर्ट, डिजाइन रिव्यू, ऑपरेशंस, रिसर्च, सेल्स अनेबलमेंट और बहुत सारे ऐसे टास्क्स के लिए महत्वपूर्ण है जहां विजुअल कॉम्प्रिहेंशन वैकल्पिक नहीं है। लेकिन लॉन्च का सबसे स्ट्रैटेजिकली दिलचस्प हिस्सा शायद सेफ्टी पोस्चर है। एंथ्रोपिक कह रहा है कि ओपस 4.7 को ऑटोमेटिक सेफगार्ड्स के साथ रोल आउट किया जा रहा है, जिनका मकसद प्रोहिबिटेड या हाई रिस्क साइबर सिक्योरिटी रिक्वेस्ट्स को ब्लॉक करना है, साथ ही लेजिटिमेट सिक्योरिटी रिसर्चर्स को एक वेरिफिकेशन प्रोग्राम में इनवाइटेड करना है। यह एक लाइव टेस्ट है कि क्या कोई फ्रंटियर लैब मजबूत कैपेबिलिटी को ब्रॉडली शिप करते हुए भी स्पेसिफिक डेंजरस क्लासेस ऑफ यूज पर टाइटर कंट्रोल का दावा कर सकती है। यह बराबर बनाना बहुत मुश्किल है। अगर सेफगार्ड्स बहुत लूज हैं, तो क्रिटिक्स कहेंगे कि कंपनी ने ज्यादा पावरफुल मॉडल शिपमेंट की बिना एडिक्वेट रिस्ट्रेंट के। अगर सेफगार्ड्स बहुत एग्रेसिव हैं, तो लेजिटिमेट यूजर्स कहेंगे कि मॉडल कम उपयोगी हो गया है या बहुत ट्रिगर हैप्पी है। और क्योंकि साइबर यूज केसेस अक्सर लेजिटिमेट सिक्योरिटी वर्क के करीब होते हैं, बाउंड्री स्पेशली डिफिकल्ट है। कंपनी इफेक्टिवली कह रही है, हम स्ट्रॉन्गर मॉडल की परफॉर्मेंस गेन्स और टाइटर एक्सेस कंट्रोल्स की सोशल लेजिटिमेसी एक साथ चाहते हैं। जिसका मतलब ओपस 4.7 सिर्फ एक कैपेबिलिटी स्टोरी नहीं है, यह एक पॉलिसी स्टोरी है। यह एक टेस्ट है कि क्या फ्रंटियर मॉडल्स की नेक्स्ट जनरेशन को शार्पर डिस्टिंक्शन के साथ लॉन्च किया जा सकता है, अलाउड और डिसअलाउड यूज के बीच, बिना ऑर्डिनरी हाई वैल्यू यूजर्स के एक्सपीरियंस को खराब किए। यह चैलेंज हर सीरियस मॉडल वेंडर को यहां से आगे फॉलो करने वाली है। और इसमें एक और लेयर है। एक बार जब मॉडल को डिफिकल्ट लॉन्ग रनिंग टास्क्स पर रिलायबल माना जाता है, अकाउंटेबिलिटी के अराउंड एक्सपेक्टेशंस भी बदल जाते हैं। अगर वेंडर आपको बता रहा है कि यह चीज प्लान केयरफुली, फॉलो इंस्ट्रक्शंस और खुद को चेक कर सकती है, तो यूजर्स जब यह फेल करता है तो उससे ज्यादा उच्च मानक रखेंगे। रिलायबिलिटी क्लेम्स प्रोडक्ट स्टैंडर्ड रेज करते हैं। यह अच्छा है,
लेकिन इसका मतलब यह भी है कि स्लॉपी एरर्स की मार्जिन छोटी हो जाती है। तो स्टोरी टू एंथ्रोपिक का एक क्लियर मूव है, स्ट्रॉन्गर कोडिंग, स्ट्रॉन्गर विजन, और यह विजिबल अटेम्प्ट की कैपेबिलिटी गेन्स मोर टारगेटेड सेफगार्ड्स के साथ कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। मार्केट को नेचुरली बेंचमार्क क्लेम्स पर ध्यान देना है। लेकिन जो असल में इंटरेस्टिंग लॉन्ग टर्म क्वेश्चन है वह यह है कि क्या ये सिस्टम ज्यादा यूजफुल बन सकते हैं बिना अनगवर्नेबल बने। और यह सवाल सीधे स्टोरी 3 में जाता है, क्योंकि सेल्सफोर्स अब एक एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म को इस अजम्पशन के आसपास रीडिजाइन कर रही है कि एजेंट्स, न कि ब्राउजर्स, फर्स्ट क्लास यूजर्स बनने वाले हैं। स्टोरी 3 है सेल्सफोर्स हेडलेस 360, और सेल्सफोर्स बेसिकली कह रही है क्वाइट पार्ट आउट लाउड। अगर आपका प्लेटफॉर्म अभी भी अज्यूम करता है कि प्रोग्रेस ह्यूमन द्वारा ब्राउजर में फॉर्म्स के थ्रू क्लिकिंग से होती है, तो यह एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के नेक्स्ट फेज के लिए बिल्ट नहीं है। हेडलेस 360 सेल्सफोर्स स्टैक का डीकॉम्पोजिशन है एपीआईज, एमसीपी टूल्स, सीएलआई कमांड्स और एक क्रॉस सरफेस एक्सपीरियंस लेयर में जो यूजर्स से स्लैक, वॉइस, व्हाट्सएप या कस्टम रिएक्ट इंटरफेसेस में मिल सकता है। यह मायने रखता है क्योंकि यह बदल देता है कि एंटरप्राइज रेडीनेस का मतलब क्या है। सालों से सॉफ्टवेयर वेंडर्स इसके थ्रू कॉम्पीट करते थे कि इंटरफेसेस ह्यूमंस के लिए नेविगेट करना आसान हो। बेटर डैशबोर्ड्स, बेटर वर्कफ्लोज, फ्यूअर क्लिक्स। लेकिन हेडलेस आर्ग्यूमेंट यह है कि ब्राउज़र अब वर्क का सेंटर नहीं है। एजेंट्स एपीआईज को कॉल करेंगे, वे टूल्स यूज करेंगे, वे बिजनेस लॉजिक को अदर सरफेसेस के अंदर से एग्जीक्यूट करेंगे। तो प्लेटफॉर्म एडवांटेज शिफ्ट हो रही है यूआई पॉलिश अलोन से टूवर्ड इस बात की ओर कि सिस्टम कैपेबिलिटी को अंडरनीथ कितनी क्लीनली एक्सपोज करता है। सेल्सफोर्स कहती है कि इस पैकेज में 60 से अधिक एमसीपी टूल्स और 30 से अधिक प्री-कॉन्फ़िगर्ड कोडिंग स्किल्स हैं। ये नंबर्स रॉ काउंट से कम इंटरेस्टिंग हैं जितनी इंटेंट का सिग्नल है। कंपनी होल लूप को ओन करने की कोशिश कर रही है, कोडिंग एजेंट्स के साथ हेल्प करना, बिजनेस ऑपरेशंस को टूल्स के थ्रू एक्सपोज करना, ऑब्जर्व करना कि वे एजेंट्स कैसे बिहेव करते हैं, और फिर सेम लॉजिक को मल्टीपल सरफेसेस पर डिप्लॉय करना बिना एवरीथिंग को एक सिंगल ब्राउजर एक्सपीरियंस के आसपास रीबिल्ड किए। यही की आर्किटेक्चरल इन्वर्शन है। इंटरफेस प्लेटफॉर्म की थिन एक्सप्रेशन बन जाती है, इसके बजाय कि प्लेटफॉर्म इंटरफेस के आसपास ऑर्गेनाइज्ड हो। ऐसी दुनिया में स्लैक प्रोडक्ट नहीं है, व्हाट्सएप प्रोडक्ट नहीं है, ब्राउज़र पोर्टल प्रोडक्ट नहीं है। वे सब जस्ट व्यूज हैं एक हेडलेस कैपेबिलिटी लेयर में जिसे ह्यूमंस और एजेंट्स दोनों एक्सेस कर सकते हैं। और एक बार जब आप ऐसे थिंक करते हैं तो एंटरप्राइज स्टैक बहुत ज्यादा रोबोट वर्कबेंच जैसा दिखने लगता है। साइंस फिक्शन सेंस में रोबोट नहीं, बल्कि एक सॉफ्टवेयर वर्कबेंच जहां ह्यूमन ऑपरेटर्स, इंटरनल कोपायलट्स, एक्सटर्नल एजेंट्स और लाइन ऑफ बिजनेस सिस्टम्स सभी सेम अंडरलाइंग मशीनरी को डिफरेंट एंट्री पॉइंट्स के थ्रू मैनिपुलेट करते हैं। यह मेटाफोर मैटर करता है क्योंकि वर्क बेंचेस टूल्स के बारे में हैं, सीनरी के बारे में नहीं। अगर एक एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म स्ट्रक्चर्ड ऑपरेशंस को सेफली और ऑब्जर्वेबली एक्सपोज कर सकता है, तो वैल्यू शिफ्ट होती है फ्रॉम प्रेटीएस्ट डैशबोर्ड वाले से बेस्ट वर्क बेंच वाले की ओर। किसके पास स्ट्रॉन्गेस्ट टूल लेयर है, किसके पास बेस्ट परमिशंस मॉडल है, किसके पास एजेंट्स को ऑपरेट करने का बेस्ट तरीका है बिना कंपनी को ऑटोनोमस केओस के ब्लैक बॉक्स में बदले। यहाँ एक बिजनेस इम्प्लीकेशन भी है। एक हेडलेस प्लेटफॉर्म ज्यादा ड्यूरेबल हो सकता है क्योंकि यह किसी एक इंटरफेस की फैशन से लेस टाइड है। ब्राउजर वर्कफ्लोज आते और जाते हैं, कोलैबोरेशन सरफेसेस इवॉल्व होते हैं, कंज्यूमर एक्सपेक्टेशंस शिफ्ट होते हैं। लेकिन अगर अंडरलाइंग बिजनेस लॉजिक क्लीनली एक्सपोज्ड है,
तो कंपनी उन चेंजेस को ज्यादा इजीली सर्वाइव कर सकती है। उस सेंस में हेडलेस आर्किटेक्चर सिर्फ एजेंट कंपैटिबिलिटी के बारे में नहीं है, यह लॉन्ग टर्म लेवरेज के बारे में है। जोखिम बेशक कॉम्प्लेक्सिटी है। एक प्लेटफॉर्म को टूल्स और क्रॉस सरफेस लेयर्स में डिकम्पोज करना एलिगेंट लगता है, लेकिन एंटरप्राइजेस को सिर्फ फ्लेक्सिबिलिटी नहीं चाहिए, उन्हें प्रेडिक्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, ऑडिटेबिलिटी और गवर्नेंस चाहिए। जितने ज्यादा सरफेसेस और टूल पाथ्स आप क्रिएट करते हैं, उतनी केयरफुली आपको पॉलिसी, ऑब्जर्वेबिलिटी और फेलियर मोड्स मैनेज करने होंगे। नहीं तो हेडलेस इनविजिबल स्पगेट्टी का एक और वर्ड बन जाता है। और यही वजह है कि सेल्सफोर्स एजेंट्स के प्रोडक्शन में बिहेव करने के तरीके पर कंट्रोल्स एम्फसाइज कर रही है। कोई भी एपीआईज एक्सपोज करने का दावा कर सकता है। हार्डर पार्ट यह है कि उन्हें ऐसे एक्सपोज करना कि ऑर्गेनाइजेशंस एक्शंस ऑब्जर्व कर सकें, अथॉरिटी कंस्ट्रेन कर सकें और समझ सकें कि बाद में क्या हुआ। अगर एंटरप्राइज प्लेटफॉर्म्स एजेंट्स को वर्कफ्लो में इनवाइट करने जा रहे हैं, तो उन्हें एक्शंस को लेजिबल बनाना होगा। तो स्टोरी 3 एक प्रोडक्ट लॉन्च से बड़ा है। यह एक डिक्लेरेशन है कि एंटरप्राइज सेंटर ऑफ ग्रेविटी स्क्रीन्स से सिस्टम्स की ओर शिफ्ट हो रही है। ब्राउज़र अब सेक्रेड नहीं है, प्लेटफॉर्म जो मैटर करता है। और एक बार जब यह ट्रू हो जाता है, तो जो कंपनीज जीतेंगी वे शायद वे होंगे जिनके पास बेस्ट हेडलेस टूल लेयर है, न कि जिनके पास मोस्ट पॉलिश्ड नेविगेशन मेन्यू है। सेल्सफोर्स का यह सीधे सीधे कहना मनोवैज्ञानिक रूप से भी महत्वपूर्ण है। एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर ने दशकों से वर्कर्स को यह सिखाया है कि प्रोडक्टिविटी का मतलब टैब, फॉर्म, परमिशन और टूटने फूटने वाले वर्कफ्लो पेजों के भूल भुलिया में माहिर होना है। हेडलेस 360 का मतलब है कि यह भूल भुलिया अब प्राथमिक इंटरफेस नहीं रही, स्थायी वैल्यू अंडरलाइंग ऑपरेशंस में है। यह एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर के लिए बिल्कुल अलग सेल्फ इमेज है। यह खुद को डेस्टिनेशन वेबसाइट मानना बंद कर देता है और खुद को कैपेबिलिटी फैब्रिक मानना शुरू कर देता है। और कैपेबिलिटी फैब्रिक वही तरह का वाक्यांश है जो अमूर्त लगता है जब तक आप नहीं देखते कि वास्तव में काम कंपनी में कैसे फैलता है। एक सेल्स पर्सन स्लैक में है, एक सपोर्ट रिप कंसोल में है, एक एग्जीक्यूटिव मोबाइल पर है, एक कस्टमर व्हाट्सएप में है, एक वॉइस बॉट कॉल हैंडल कर रहा है, एक इंटरनल एजेंट बैकग्राउंड में रिकॉर्ड्स रिकॉन्साइल कर रहा है। अगर उनमें से हर कॉन्टेक्स्ट को एक ही बिजनेस लॉजिक की जरूरत है, तो ब्राउज़र को वह जगह मानना जहां ट्रुथ रहता है, अक्षम और यहां तक कि कृत्रिम लगने लगता है। इसका मतलब है कि हेडलेस डिजाइन सिर्फ एजेंट कंपैटिबिलिटी के बारे में नहीं है। यह मानने के बारे में है कि आधुनिक एंटरप्राइज पहले से ही सरफेस पर फ्रैगमेंटेड है और उस फ्रैगमेंटेशन को मैनेज करने का एकमात्र समझदार तरीका पेज लेवल की जगह कैपेबिलिटी लेयर को सेंट्रलाइज करना है। एक बार ऐसा कर लिया, तो एजेंट्स कम से कम एड ऑन की जगह सिस्टम में नेचुरल पार्टिसिपेंट बन जाते हैं। जो हमें स्वाभाविक रूप से रॉब्लॉक्स की ओर ले जाता है, क्योंकि यही आर्किटेक्चरल शिफ्ट क्रिएटिव सॉफ्टवेयर में भी दिख रही है। इंटरफेस अब सिर्फ वह जगह नहीं रहा जहां आप क्लिक करते हैं। यह वह जगह है जहां आप एक एजेंट को कोऑर्डिनेट करते हैं जो आपके साथ प्लान, बिल्ड और टेस्ट कर सकता है। स्टोरी 4 है रॉब्लॉक्स असिस्टेंट जो ज्यादा एजेंटिक हो रहा है, और यह मायने रखता है क्योंकि इससे पता चलता है कि कंज्यूमर फेसिंग क्रिएशन टूल्स कितनी तेजी से वही डिजाइन प्रिंसिपल्स अवशोषित कर रहे हैं जिनके बारे में हम एंटरप्राइज और डेवलपर सिस्टम्स में बात कर रहे थे। रॉब्लॉक्स असिस्टेंट को वन शॉट प्रॉम्प्ट इंटरफेस से मल्टी स्टेप कोलैबोरेटर की ओर ले जा रहा है जो कॉन्टेक्स्ट इंस्पेक्ट कर सकता है, क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस पूछ सकता है, एडिटेबल प्लान प्रोड्यूस कर सकता है, एसेट्स जनरेट कर सकता है और टेस्टिंग में पार्टिसिपेट कर सकता है।
मुख्य फीचर है प्लानिंग मोड। यह सरल लगता है, लेकिन यह एक मेजर प्रोडक्ट चॉइस है। वन शॉट जनरेशन डेमो में आकर्षक होता है क्योंकि यह जादुई लगता है। एक रिक्वेस्ट टाइप करो, जवाब पाओ, हो गया। लेकिन असली क्रिएटिव वर्क में सबसे मुश्किल हिस्सा अक्सर इंटेंट क्लैरिफाई करना है। आप किस स्टाइल चाहते हैं? कौन से एसेट्स दोबारा इस्तेमाल होने चाहिए? आप किस तरह का एनवायरनमेंट लक्ष्य बना रहे हैं? कौन से कंस्ट्रेंट मायने रखते हैं? प्लानिंग मोड इस अस्पष्टता को सीधे स्वीकार करती है, इसके बजाय यह मानने के कि पहला प्रॉम्प्ट में सब कुछ है। और यह असिस्टेंट की भूमिका बदल देता है। कंटेंट के लिए वेंडिंग मशीन बनने की जगह वह वर्कफ्लो में कोलैबोरेटर बन जाता है। यह गेम के कोड और डेटा मॉडल को इंस्पेक्ट कर सकता है, फॉलोअप क्वेश्चंस पूछ सकता है और फिर रिक्वेस्ट को एक कंक्रीट प्लान में बदल सकता है जिसे आप अप्रूव या एडिट कर सकते हैं। यह उपयोगी मानव कोलैबोरेशन के बहुत करीब है। आप सिर्फ एक अस्पष्ट वाक्य बकते नहीं और उम्मीद नहीं करते कि दूसरा व्यक्ति पूरी तरह अनुमान लगा लेगा। आप बिल्ड करने से पहले अलाइन करते हैं। रॉब्लॉक्स मैश जनरेशन भी जोड़ रहा है और प्रोसीजरल मॉडल्स शुरू कर रहा है, जो असिस्टेंट की पहुंच को टेक्स्ट सुझावों से अमीर एसेट क्रिएशन के रूपों तक विस्तृत करता है। लेकिन टेस्टिंग लूप शायद इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। असिस्टेंट लॉग्स पढ़ सकता है, स्क्रीनशॉट ले सकता है, इनपुट सिम्युलेट कर सकता है, बग स्पॉट कर सकता है और उन फाइंडिंग्स को लूप में वापस फीड कर सकता है। इसका मतलब है कि सिस्टम सिर्फ एक आर्टिफैक्ट जनरेट नहीं कर रहा, यह आर्टिफैक्ट के आसपास रिवीजन के साइकिल में पार्टिसिपेट कर रहा है। यह साइकिल वह जगह है जहां एजेंटिक डिजाइन असली होता है। कुछ जेनरेट करना, मार्केट करना आसान है। कुछ पर इटरेट करना, टेस्ट करना, इश्यूज डायग्नोस करना और परिणामों के आधार पर अगला एक्शन अडैप्ट करना, यही वह जगह है जहां ये टूल्स असली काउरकर्स जैसे लगने शुरू होते हैं। बिल्कुल परफेक्ट काउरकर्स नहीं, बेशक, लेकिन सिस्टम जो वर्कफ्लो में बने रह सकते हैं, बजाय इसके कि सिर्फ पहले ड्राफ्ट के पल में ही दिखें। यहाँ एक बड़ा प्रोडक्ट लेसन भी है। बहुत सारे लोग अभी भी एआई टूल्स का मूल्यांकन यह पूछकर करते हैं कि क्या यह चीज प्रोड्यूस कर सकता है। बढ़ते हुए बेहतर सवाल है कि क्या यह चीज के आसपास के लूप में पार्टिसिपेट कर सकता है? क्या यह गोल्स क्लैरिफाई कर सकता है, स्टेप्स प्लान कर सकता है, कंपोनेंट्स जनरेट कर सकता है, रिजल्ट्स चेक कर सकता है और फिक्सेस प्रपोज कर सकता है? यही एआई को नोवेल्टी लेयर से सीरियस प्रोडक्टिविटी लेयर में बदलता है। और रॉब्लॉक्स यह शिफ्ट देखने का उपयोगी जगह है क्योंकि गेम क्रिएशन कोड, एसेट्स, लॉजिक, टेस्टिंग और टेस्ट को मिक्स करता है। यह एक क्लीन मीडियम नहीं है। तो अगर असिस्टेंट वहां मददगार बन सकता है, तो यह हमें कुछ बताता है कि एआई कोलैबोरेशन व्यापक रूप से कहां जा रहा है। भविष्य सिर्फ प्रॉम्प्ट इन, आर्टिफैक्ट आउट नहीं है। भविष्य एक स्ट्रक्चर्ड लूप है जहां सिस्टम और ह्यूमन एक साथ काम की बातचीत करते हैं। यही वजह है कि प्लानिंग पर जोर सांस्कृतिक रूप से मायने रखता है। यह उस विचार के खिलाफ जाता है कि अच्छे एआई प्रोडक्ट्स प्रोसेस को छुपाने चाहिए। कभी कभी प्रोसेस खुद प्रोडक्ट है। बेहतर सवाल पूछना, प्लान सरफेस करना और फैसलों को एडिटेबल बनाना उससे ज्यादा ट्रस्ट बना सकता है जितना कि यह मानना कि सब कुछ पर्दे के पीछे होना चाहिए। तो स्टोरी फॉर है रॉब्लॉक्स जो दिखा रहा है कि एजेंटिक प्रोडक्ट डिजाइन एंटरप्राइज डैशबोर्ड्स या कोडिंग असिस्टेंट्स तक सीमित नहीं होना चाहिए। प्लानिंग, कॉन्टेक्स्ट इंस्पेक्शन, टेस्टिंग और इटरेशन के वही सिद्धांत अब मुख्य स्ट्रीम क्रिएटिव टूल्स में जा रहे हैं। और एक बार जब यूजर्स एक डोमेन में इस लूप के साथ सहज हो जाते हैं, वे इसे दूसरी जगह भी उम्मीद करेंगे। यहाँ एक एजुकेशनल एंगल भी है।
जो युवा क्रिएटर्स ऐसी सिस्टम्स के साथ बड़े होते हैं, वे शायद सॉफ्टवेयर बनाना क्या है, इसके बारे में एक अलग विचार इंटरनलाइज कर सकते हैं। न कोई सॉलिटरी कमांड हर लो लेवल स्टेप पर, और न ही ऑटोमेशन के प्रति अंधा समर्पण, बल्कि एक कॉन्वर्सेशनल वर्कफ्लो जहां इंटेंट स्पेसिफाई करना, प्लान्स रिफाइन करना और आउटकम्स रिव्यू करना ऑथरशिप के सामान्य हिस्से हैं। यह क्रिएटिव लिटरेसी को सबटल तरीकों से बदल सकता है। हाँ, और यह मायने रखता है क्योंकि टूल्स सिर्फ वर्क को एक्सेलरेट नहीं करते, वे हैबिट्स सिखाते हैं। अगर असिस्टेंट हैबिट बन जाए, पहले प्लान करो, कॉन्टेक्स्ट इंस्पेक्ट करो, रिजल्ट टेस्ट करो, सबूत के साथ रिवाइज करो, तो यह प्योर वन शॉट जनरेशन फैंटेसी से ज्यादा स्वस्थ पैटर्न है। यह क्रिएटर्स को मिरेकल की जगह लूप्स में सोचने के लिए प्रोत्साहित करता है। और लूप्स वह जगह है जहां स्थायी क्राफ्ट आमतौर पर रहता है। जो हमें रोबोटिक्स की ओर ले जाता है, जहां सवाल अब सिर्फ यह नहीं है कि क्या रोबोट कोई ट्रेंड टास्क परफॉर्म कर सकता है, बल्कि क्या यह पिछले अनुभव के टुकड़ों को रीमिक्स कर सकता है किसी चीज में जो उसे स्पष्ट रूप से नहीं सिखाया गया था। स्टोरी 5 है फिजिकल इंटेलिजेंस का 0.7 रिसर्च, और यहाँ का दावा फैसिनेटिंग है क्योंकि इससे पता चलता है कि रोबोट लर्निंग उस थ्रेशोल्ड की ओर बढ़ रही है जिसे हम पहले से लैंग्वेज और विजन मॉडल से जानते हैं। कंपनी कहती है कि 0.7 प्रायर ज्ञान के टुकड़ों को जोड़ सकता है ऐसे टास्क्स को अटेम्प्ट करने के लिए जिन पर उसे सीधे ट्रेंड नहीं किया गया था। जो उदाहरण ध्यान खींच रहा है वह है एक अनफेमिलियर एयर फ्रायर। मॉडल में रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेनिंग डेटा में सिर्फ पतला संबंधित एक्सपोजर था, फिर भी उसने एक प्लॉजिबल अटेम्प्ट बनाया और फिर नेचुरल लैंग्वेज में स्टेप्स के माध्यम से कोचिंग प्राप्त करने के बाद टास्क पूरा किया। अगर यह रिजल्ट बना रहता है तो यह एक सरल कारण से मायने रखता है। एक रोबोट जो सिर्फ मेमोराइज्ड रूटीन्स दोहराता है, वह अलग तरह से स्केल करता है एक रोबोट से जो प्रायर अनुभव को नए टास्क में रीमिक्स कर सकता है। पहले तरह की सिस्टम को बार बार सीधा कवरेज चाहिए, दूसरे तरह की हर जोड़े गए डेटा के स्लाइस से ज्यादा वैल्यू निकालना शुरू कर सकती है। यही वह जगह है जब कैपेबिलिटी कंपाउंडिंग शुरू होती है। और कंपाउंडिंग यानी जमाव वही शब्द है जिस पर नजर रखनी है। भाषा मॉडल में जो बड़ा बदलाव आया वह सिर्फ यह नहीं था कि उन्हें ज्यादा तथ्य पता थे, बल्कि यह था कि वे पैटर्न को सामान्यीकृत कर सकते थे, संरचनाओं को ट्रांसफर कर सकते थे और पिछले एक्सपोजर का लचीले तरीके से उपयोग कर सकते थे। रोबोटिक्स को ऐसे ट्रांसफर तक पहुंचने में ऐतिहासिक रूप से मुश्किल आई है क्योंकि दुनिया गड़बड़ है, एम्बॉडिमेंट बेरहम है और एरर टॉलरेंस कम है। तो अगर कोई रोबोट मॉडल स्किल्स को बस दोबारा चलाने की जगह रिकॉम्बिनेशन कर पा रहा है, तो इस पर ध्यान जाना बिल्कुल सही है। शोधकर्ता इसे ज्यादा बेचने से बचते हैं। 0.